फरजाना ज़ैबुन्निसा, बेगम समरू, जोआना नोबलिस सोमरे, ये तीनों नाम उस महिला के हैं जिसने हिंदुस्तान के छोटे से हिस्से पर ही सही परंतु सबसे लंबे समय तक अपनी सल्तनत कायम रखी। इस महिला ने अपनी सल्तनत पर लगभग 50 वर्षों तक शासन चलाया और बन गई हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला शासक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगम समरू की, जिनका शानदार ऐतिहासिक सफर दिल्ली के शाहजहानाबाद से शुरू होकर मेरठ के पास सरदना में खत्म होता है। एक तवायफ से भारतीय इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बेगम समरू की कहानी। बेगम समरू का जन्म अरब मूल के लतीफ अली खान के घर पर हुआ। वो दौर था 17वीं शताब्दी के अंत का। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। मुगलिया सल्तनत के इकबाल का सूरज अस्त की ओर था। क्षेत्रीय ताकतें जैसे मराठा, सिख, रोहिला आदि मुगलों को चुनौती दे रहे थे। ऐसे उथल पुथल दौर में बेगम समरू ने 1750 ईस्वी में अरब मूल के लतीफ अली खान के घर जन्म लिया। उनके बचपन का नाम फरजाना था। इतिहासकार बताते हैं फरजाना की परवरिश दिल्ली के कोठों पर हुई। इन्हीं कोठों में से एक में 14 साल की फरजाना को देखकर पटना के कसाई वॉल्टर रेनहार्ट का दिल मचल गया। फरजाना उसकी हो गई। भारत उस वक्त उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। भारत के बहुत सारे हिस्सों पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। छोटे छोटे जमींदार भी मुगलों के खिलाफ अपना परचम बुलंद कर रहे थे। बगावत की आग को ठंडा करने के लिए मुगलों ने यूरोप से मर्सनरी यानी किराए के सैनिक बुलाए। उन्हीं में से एक था फ्रेंच जर्मन वॉल्टर रेनहार्ट सोमरे। उसने शुरुआत फ्रेंच आर्मी से किया। कुछ दिन बाद भारत आ गया। वो बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना में शामिल हो गया। 1763 ईस्वी में उसने अंग्रेजों में दहशत पैदा कर दिया जब उसने पटना में 150 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। तब से उसे बूचड़ ऑफ पटना कहा जाने लगा। बक्सर की लड़ाई के बाद रेनहार्ट शाह आलम द्वितीय के वजीर मिर्जा नजफ खान के फौज में शामिल हो गया। उसने अनेक जंगों में मुगलों की खूब मदद की। उसकी बहादुरी और वीरता से खुश होकर 1773 में बादशाह शाह आलम द्वितीय ने उसे सरदना में इनाम के तौर पर जागीर दे दिया। इस तरह एक कैथोलिक कमांडर मुगलों का जागीरदार बन गया और उसे भारतीय नाम मिला, समरू। 45 साल के रेनहार्ट ने दिल्ली के कोठे में 14 साल की फरजाना को देखा और दिल हार गया। फरजाना के व्यक्तित्व ने उसे मंत्र मुग्ध कर दिया और उसे वो अपने साथ ले आया। तवायफों के बीच बचपन गुजारने वाली फरजाना का वक्त अब फौजियों और हथियारों के बीच गुजरने लगा। देखते देखते तेज दिमाग फरजाना ने रेनहार्ट से हथियार चलाने के अलावा घुड़सवारी और तलवारबाजी के साथ साथ सियासत के दांव पेच भी बाखूबी सीख लिया। 10 वर्षों में उसकी कूटनीति रेनहार्ट के दिल दिमाग पर इस कदर छाई कि रेनहार्ट सारे बड़े फैसले अब फरजाना की सलाह पर करने लगा और रेनहार्ट से उसे नया नाम मिला, समरू। मुगलों के समर्थन में कई जंगों का सफल नेतृत्व करने के बदले में उन्होंने उसे बेगम की उपाधि दी। अब फरजाना को बाकायदा बेअदब बेगम समरू बुलाया जाने लगा। कहा जाता है कि इस्लामिक तरीके से बेगम समरू ने रेनहार्ट से शादी कर ली। 1778 में रेनहार्ट की मृत्यु के बाद उसके फौज के 82 यूरोपीय अफसरों और 4000 फौजियों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से
अर्जी लगाई कि सरदना की जागीर बेगम समरू को दे दी जाए। इस तरह सन 1778 ईस्वी में बेगम समरू के लंबे और शानदार हुकूमत की शुरुआत हुई। अब एक मर्द की जगह एक औरत ने ले लिया, जिसमें दोनों खूबियां थीं, लड़ने में निडर और बर्ताव में ऊंची। बेगम अपने दोस्तों के लिए नरम दिल और दुश्मनों के लिए कयामत थी। सरदना दिल्ली के करीब होने की वजह से बेगम समरू का राजनीतिक और सैनिक महत्व हमेशा बना रहा। कमजोर हो रहे मुगल जब भी किसी आक्रमण का शिकार होते तो वो हमेशा बेगम समरू का ही रुख करते। सन 1783 ईस्वी में बघेल सिंह के नेतृत्व में जब 30,000 सिखों ने दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की तो बेगम समरू ने तुरंत मदद भेजी। शाहजहानाबाद के कश्मीरी गेट के बाहर जबरदस्त जंग हुई। बेगम समरू के फौजियों ने दिल्ली को सिखों के कब्जे में जाने से बचा लिया। आज भी कश्मीरी गेट के इस इलाके को 30 हजारी भी कहते हैं, जहां से आज दिल्ली हाई कोर्ट संचालित होता है। इससे खुश होकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बेगम समरू को अपनी बेटी मानने लगे और उन्हें ज़ैबुन निसा के नाम से नवाजा, जिसका मतलब है सुंदरता या आभूषण। शाह आलम ने उन्हें दिल्ली के शाहजहानाबाद में महल इनाम के तौर पर दिया, जिसे हम भागीरथ पैलेस के नाम से जानते हैं। आज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बाजार है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर है। इस महल के शानदार खंबे और हॉल आज भी बेगम समरू की याद दिलाते हैं, जहाँ बैठकर वे फैसला लिया करती थीं। बेगम समरू बहुत ही ज़हीन और दूरदर्शी महिला थीं। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन चलाया। उन्हें पता था मुगल अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, अब भारत पर अंग्रेज ही राज करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस्लाम मजहब छोड़ दिया और वो ईसाई बन गईं। बेगम समरू से अब वो जोआना नोबलिस बन गईं और 1805 के आसपास अंग्रेजों के संरक्षण में चली गईं। इस तरह उन्होंने अपनी सल्तनत को अंग्रेजों के हाथों जाने से बचा लिया। इतिहासकारों ने बेगम समरू के विदेशी प्रेमियों की खूब चर्चा की। बेगम ने एक फ्रांसीसी के साथ जीने मरने का वादा किया था। जब दोनों एक हमले से बचते फिर रहे थे तो परेशान होकर बेगम समरू ने खुद को चाकू मार लिया। ये देखकर उनके फ्रांसीसी प्रेमी ने खुद को गोली मार ली और वो मर गया, परंतु बेगम समरू बच गई। उसके बाद उन्होंने मोहब्बत से तौबा कर लिया और सारा ध्यान राजकाज चलाने और जनता की भलाई में लगाया। एक अच्छी कर व्यवस्था का विकास किया जो किसानों के लिए फायदेमंद थी। उन्होंने अपनी पेंशन से विधवाओं के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था करवाई। ये व्यवस्था इतनी पक्की और सुव्यवस्थित थी कि आज भी सरधना चर्च इस व्यवस्था को जारी रखे हुए है। इस तरह विधवा पेंशन शुरू करने वाली बेगम समरू को इतिहास की महिला शासक बनने का गौरव हासिल है। इन सभी लोक कल्याण कार्यों में उनके प्रधानमंत्री राय दीवान सिंह का बड़ा योगदान था। सन 1837 ईस्वी में 83 वर्ष की आयु में बेगम समरू की सरदना में ही मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले ही उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा डेविड सोमरे को दे दिया, जो उनके पति रेनहार्ट के पहली शादी के संतान थे। बेगम समरू के निधन पर रोम चर्च में प्रार्थना हुई। बेगम समरू को उनके द्वारा बनाए गए चर्च में ही दफनाया गया। ईसाईयत अपनाने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने पति रेनहार्ट की याद में एक चर्च बनाने का आदेश दिया, जिसे हम बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस के नाम से जानते हैं। जो मदर मैरी को समर्पित है। बेसिलिका वो चर्च होते हैं जिन्हें पोप द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। सरधना का ये चर्च भी
एक बेसिलिका चर्च है। इस चर्च के निर्माण में लगभग 4 लाख रुपए की लागत आई थी। ये रकम उन दिनों एक बहुत बड़ी रकम होती थी। निर्माण के बाद बेगम समरू ने पोप से इस चर्च को एक आजाद अपोस्टलिक बनाने का अनुरोध किया। बाद में 1834 में पोप ग्रेगरी 16 ने तिब्बत हिंदुस्तान के अपॉलिक विक्टोरेट से सरदना अपॉलिक विक्टोरेट की स्थापना किया। बाद में सरदना को आगरा के अपॉलिक विक्टोरेट में मिला दिया गया। उसके कुछ दशकों बाद 1861 में पोप जॉन 23 ने इसे माइनर बेसिलिका की उपाधि दी। ये पूरे भारत में 23 बेसिलिकाओं में से एक था। उत्तर भारत का ये पहला माइनर बेसिलिका था। बेसिलिका का दर्जा उन चर्चों को मिलता है जिनका ऐतिहासिक महत्व हो या अत्यंत खूबसूरत हो। यह चर्च जो मदर मैरी को समर्पित है। चर्च में मदर मैरी और यीशु की एक तस्वीर अत्यंत आकर्षक है। इस तस्वीर का ईसाई धर्म में विशेष महत्व है। इस तस्वीर में मदर मैरी को यीशु को घुटनों पर बिठाए हुए दर्शाया गया है। अपने दाहिने हाथ से जीसस अपनी माता से लगे हुए हैं और अपने बाएं हाथ से एक रस्सी पकड़े हुए हैं जो एक पक्षी के पैर से बंधा हुआ है। ये पक्षी मदर मैरी के बाह पर बैठा है। ये पक्षी आत्मा का प्रतीक है। अर्थ साफ है, स्पष्ट है। मदर मैरी के माध्यम से यीशु के लिए वो आत्मा जो मरियम को खोजती हुई यीशु के करीब आती है। माँ की भक्ति पुत्र के साथ मिलन को सुनिश्चित करती है। इस चर्च के वास्तुकार थे बेगम समरू के ही इटालियन सैनिक जिनका नाम था एंटोनियो रेगलिनी। इस चर्च का एक आर्किटेक्चर सीक्रेट भी है जो जमीन से नहीं दिखता। आसमान से ये चर्च क्रॉस यानी सलीब के निशान का दिखता है। वास्तुकार रेगलिनी ने न सिर्फ चर्च का निर्माण किया बल्कि बेगम समरू के लिए एक महल का निर्माण भी किया जिसमें अब सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज चलता है। इसके अलावा लेडी फॉरेस्ट हॉस्पिटल जिसका निर्माण बेगम समरू ने करवाया था, जिसका संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसके ट्रस्टी में मेरठ जिला कलेक्टर भी शामिल होते हैं। सेंट जॉन सेमिनरी नाम की ये इमारत भी बेगम समरू का महल हुआ करता था। ये इमारत 1763 में सरदना रियासत जब रेनहार्ट को मिली तब ये महल मौजूद था और इसे मराठों ने बनवाया था। बाद में रेनहार्ट ने इसे अपना महल बना लिया। इमारत को एक प्रभावशाली बरामदे के साथ इस्लामिक शैली से बनाया गया है। इस महल में भूमिगत कमरे भी हैं जहां बेगम समरू गर्मी से बचने के लिए जाया करती थी। इसके प्रांगण में एक खूबसूरत बाग भी है जहां बेगम समरू और रेनहार्ट के वंशज दफन हैं। अंत में इतना ही, बेगम समरू की मृत्यु के बाद बेसिलिका में इटली से लाई गई उनकी संगमरमर की मूर्ति के नीचे उन्हें दफनाया गया। उस मूर्ति में उम्रदराज बेगम समरू के हाथ में वो करारनामा है जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने उन्हें सरदना की जागीर देते हुए दिया था। इसके अलावा बाईं तरफ उनके दत्तक पुत्र डेविड सोमरे की मूर्ति है तो दाहिनी तरफ उनके खजांची और प्रधानमंत्री राय दीवान सिंह त्यागी की, जिन्होंने उनके जीवन काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्यार, महत्वाकांक्षा और विश्वास ने एक तवायफ को भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन चलाने वाली महिला शासक बना दिया।